जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम अपना नया टॉपिक संसद, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं आपको NCERT का सार संग्रह करा रहा हूं। तो इसमें पहले हमने पॉलिटी से क्लासेस को शुरू की हैं और पॉलिटी को हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे टॉपिक वाइज बढ़ते चलेंगे। तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप सीरियल वाइज क्लासेस को देखें, जिससे आपको पॉलिटी अच्छे से समझ आए और NCERT का कॉन्सेप्ट समझ आए। इसके साथ ही साथ बिहार दरोगा, BPSC और बिहार के PYQ के क्लासेस भी चल रही हैं और आपका करंट अफेयर का भी क्लासेस चल रहा है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक, जिसे हम मनी बिल कहते हैं, वह आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आपका जो मनी बिल है वह आता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन लेटर, किसको देते हैं? तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। और अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आप नाम बता सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, और उपाध्यक्ष, इनका भी नाम बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो कमेंट में आप इन दोनों का नाम बता दीजिए मुझे। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्यम आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाएगा? तो वर्ष 1971। तो अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की जो सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन है वह 1971 के वर्ष के हिसाब से किया जाएगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर लोकसभा के सदस्यों में से ही चिन्हित किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों में से ही जो स्पीकर होता है उन्हें बनाया जाता है। अधिकतर ये जो जिनकी सरकार होती है, रूलिंग पार्टी, उन्हीं के होते हैं स्पीकर। राज्यसभा की एकतांत्रिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? तो 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जो संविधान की चौथी अनुसूची में प्रावधान है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 संसद के प्रिविलेज और इम्यूनिटीज को निर्धारित करता है। 105 लोकसभा, राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है, जिसे क्वेरम कहते हैं, सदन के कुल सदस्यों का 1/10 संख्या से होती है। ठीक है। राज्यसभा सदस्य बनने के जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? 30 वर्ष। और राज्यसभा में अधिकतर निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। और लोकसभा की कितनी थी? 552। अगर राज्यसभा की बात करें, अगर आपकी एज की, तो 30, लोकसभा की 25। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। तो संसद के सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है तो वह संसद के सदन का अध्यक्ष नहीं हो सकता है या नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा, सम्मिलित होते हैं। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971
की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष किस तक, मतलब कब तक ये रहेगा, तो ये 2026 तक ये निर्धारण वर्ष यथावत रहेगा। मतलब 2026 तक जो भी लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं, इसका जो निर्धारित वर्ष है आवंटन और सीटों का, ये 1971 में जो रखा गया है, ये 2026 तक है। अब इसके बाद सरकार हो सकता है डेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, वो आगे देखेंगे जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो हमें पता चल जाएगा। बात करते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद। तो अगर सबसे पहले अनुच्छेद की बात करें 79 की, तो संसद का गठन जो है वो अनुच्छेद 79 में हमें बताता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 बताता है कि संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी। आगे देखें, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए जो अर्हता है वो बताता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रवासन एवं विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, जिसे अभिभाषण कहते हैं, वो अनुच्छेद 87 में है। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, ये किसमें है, अनुच्छेद 89 में दिया गया है। अनुच्छेद 90 की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, ये सब अनुच्छेद किसमें है, 90 में। अनुच्छेद 91 की बात करें तो सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आपका अनुच्छेद 93 में दिया गया है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा अन्य किसी व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 बात करता है संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है वो 99 में बताता है। अनुच्छेद 100 की बात करें तो दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 की बात करें तो स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 की बात करें तो संसद की सदस्यता के लिए आपकी निहर्ताएं। अनुच्छेद 103 की बात करें तो सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। और अनुच्छेद 104 की बात करें तो अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने, प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हित ना होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। तो ये जो अनुच्छेद 104 है, ये अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले का बात बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायित्व होती है। तो जो भारतीय चुनाव आयोग है, ये संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायित्व होती है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को।
लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था? तो ये 31वें संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। कौन से? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग डिसॉल्व किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका लोकसभा के लिए 6 सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी के लिए। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और हमारे देश में 1975 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत के राष्ट्रपति। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये अब भारत सरकार के द्वारा हटा दी गई हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाई गई हैं ये थोड़ा बता दीजिएगा आप कमेंट में। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। लोकसभा की जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है वो 545, अभी आपने ऊपर पढ़ा 525 से 545, 31वें संविधान संशोधन। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में जो सर्वाधिक सीटें हैं वो महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो महाराष्ट्र की हैं 48। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसके विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक ऐसा है स्थायी सदन है, इसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो लद्दाख है। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से हम बात करें तो लोकसभा का सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वह लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और उससे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और तथा भत्ते, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। आगे बात करें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन, भत्ता और पेंशन, अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाएं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या थे? भारत की संचित निधि पर भारतीय जो व्यय है वो थे, भारित व्यय। अब आगे बात करते हैं परिसीमन, जिसे हम डेलिमिटेशन कहते हैं। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो उन्नाव है। तो डेलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की जो संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो लोकसभा का क्षेत्र है वो उन्नाव है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1951 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक आपके चुनाव हुए थे। पहला आम चुनाव 1951, याद रखिएगा। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत के संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। ये बात एकदम कथन सही है। एक वर्ष में
लोकसभा में कम से कम कितने सेशन बुलाए जाते हैं? तो 2 सेशन बुलाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, लोकसभा में बिहार 40 सीटें को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों को योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये आप यहाँ से बस ये याद कर लीजिए कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40, और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 11, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। बस इतना याद रखिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, और राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और उनका कर्तव्य क्या होता है? नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, और ये अधिकतर जो लोकसभा के जो सबसे एजेड मेंबर होते हैं उनको बनाया जाता है। ये लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, वह अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में बराबर मत होने पर जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वह कास्टिंग वोट करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जी। तो जीवी मालवंकर जी लोकसभा के प्रथम सदस्य थे, और लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल रखती है। तो जो आपकी लोक लेखा समिति है, जिसे आप क्या कहते हैं, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, और उसकी जो अंतिम रिपोर्ट है वो संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो वह 1 वर्ष के लिए होता है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक, जिसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं, वो मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट बिल किसी मंत्री के द्वारा और नॉन गवर्नमेंट बिल किसी भी सदस्यों के द्वारा आपका संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर हम बात करें प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो प्रत्येक वित्त विधेयक आपका धन विधेयक नहीं होता, लेकिन हर धन विधेयक आपका वित्त विधेयक होता है। तो याद रखिएगा ये चीज़ को। आगे कुछ और चीज़ें हैं, उनको भी हम एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल आपके 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के लिए नॉमिनी होने वाली जो प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो ये आपकी नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से लेकर 1806 तक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा के लिए नामोनित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, राज्यसभा सदस्य 1980। याद रखिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी मीरा कुमार जी थी। 4 जून 2009 से लेकर 2014 तक जो यूपीए का लास्ट कार्यकाल था। इसके बाद तो एनडीए का कार्यकाल शुरू हो गया है और अब तक चल रहा है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना, अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राज्य विधानसभा में अगर कोई धन विधेयक आ रहा है तो वो राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या बिना अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जीवी सावरकर जी, उन्हीं के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। आगे देखते हैं।
लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो संविधान सर्वोच्च होता है, मतलब टॉप पे होता है। भारत की संचित निधि, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो होते हैं वह कंसोलिडेटेड फंड पर व्यय पर भारित नहीं होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित या इंट्रोड्यूस किया जाता है? धन विधेयक संसद के किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में। अगर राज्य के विधानमंडल की बात करें तो केवल विधानसभा में, और अगर केंद्र की बात करें तो केवल लोकसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयारी की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा बजट की रूपरेखा आपकी तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला जो राजस्व होता है वह किस निधि में जमा होते हैं? तो भारत की संचित निधि में आपका जमा होता है। कौन सा? जो कर और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई जो प्राप्तियां होती हैं वो भारत की संचित निधि में आपकी जमा होती है। आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है, प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। तो जब बजट पेश किया जाता है उससे आपका एक दिन पहले या कहिए कुछ दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है संसद में। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। लेखानुदान, जैसे वोट ऑन अकाउंट, संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो लेखा जो अनुदान है, जो वोट ऑन अकाउंट है, वह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या करता है? अधिकार देता है। तो वोट ऑन अकाउंट याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है। अब हम बात करेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच की तुलना। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे आपका मनी बिल दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की तुलना करेंगे और समझेंगे। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। अगर ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक की बात करें तो इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल को, जबकि मनी बिल आपका सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ऑर्डिनरी बिल इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि मनी बिल केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा इसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ऑर्डिनरी बिल सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती। तो जो आपकी ऑर्डिनरी बिल होती है इसमें प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आपकी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मनी बिल में इसे सदन में राष्ट्रपति की संतुष्टि से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा या तो उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन मनी बिल इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या फिर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा द्वारा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है ऑर्डिनरी बिल को, जबकि मनी बिल को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा
धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाने की आवश्यकता होती है। तो मनी बिल आपका लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, ऑर्डिनरी बिल दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है ऑर्डिनरी बिल को। जबकि मनी बिल को इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसीलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता मनी बिल में। इसे केवल लोकसभा में ही पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास भेजा जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसमें कोई मंत्री प्रस्तुत किए हों। इस विधेयक को लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डिनरी बिल इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है आपको ऑर्डिनरी बिल को। जबकि मनी बिल को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। ये चीज ध्यान रखिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदस्य संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में जो आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट होती है वो आपकी नहीं बुलाई जा सकती। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रकलन समिति जिसे हम एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, ये संसद के किन सदनों के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रकलन समिति आपकी गठन की जाती है। कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में आप कानूनी विधेयक को पेश कर सकते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिसे हम साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल अथवा फाइनेंस बिल के दोनों संबंध में हो सकती है। तो भारतीय संसद दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक होती है वह या तो ऑर्डिनरी बिल पे होगी या फिर फाइनेंस बिल पे होगी, आपकी मनी बिल पे नहीं होगी। संसद के दो सत्रों के मध्य आधिकिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। तो संसद के जो दो सत्रों के मध्य जो गैप होता है वो 6 महीने, मतलब 6 महीने के अंदर आपको दूसरा संसद का वो लाना पड़ेगा, अंतराल आपका लाना पड़ेगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आकस्मिक निधि जिसे हम कॉन्टिजेंसी फंड कहते हैं को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के जो आकस्मिक निधि होती है वो राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में लोकसभा में विधेयक पर आम बहस होती है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन। तो कट मोशन को क्लोजर मोशन के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक अवधि को रोक सकती है? तो 14 दिन तक ही अवधि को रोक सकती है। वार्षिक संघीय बजट जिसे हम यूनियन बजट कहते हैं, ये लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो, अगर यूनियन बजट जो है वो लोकसभा द्वारा अगर पारित ना हो तो प्रधानमंत्री को अपनी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल द्वारा त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जिसे रिप्रेजेंटेशन है नहीं होती है? तो संसद के किस समिति में राज्यसभा का
प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो ये आपकी प्रकलन समिति में जो एस्टीमेट कमेटी होती है इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है तो बिना किसी राज्य की सहमति से। तो बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भारत किसी भाग में ये आपका बना सकती है कानून। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा और विनिमय नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है, उसकी जांच करनी होती है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है तो संसदीय समिति के माध्यम से। भारतीय संसद किसके माध्यम से नियंत्रण करती है तो संसदीय समिति के माध्यम से ये नियंत्रण करती है। आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से हैं, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल आपके 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, 229 सदस्य तो आपके राज्य से चुनकर आते हैं, 4 सदस्य जो होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 जो सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति अलग अलग विभाग से चयनित करते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है तो विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है लोकसभा में। आगे बात करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक है ये किस विधेयक पर हुई थी तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक जिसे हम डॉरी एबोलिशन बिल कहते हैं 1961 में। इस समय दोनों सदनों की पहली बार संयुक्त बैठक की गई थी और ये कैसा था, ये एक विधेयक था। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है तो लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संसद में लोक लेखा समिति जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमिटी कहते हैं के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता क्या कर दी जाती है, समाप्त समझी जाती है जब वो 60 दिन तक आपका बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून कब बना सकती है तो यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है। संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून कब बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची पर विषय पर कानून बना सकती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव जिसे हम प्रिविलेज मोशन कहते हैं ये कब लाया जा सकता है तो किसी मंत्री के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन तब लाया जा सकता है जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। तो अगर किसी मंत्री के विरुद्ध हम विशेषाधिकार प्रस्ताव तब लाते हैं जब मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर गलत वर्णन देता है तो आप उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी होती है तो 18 वर्ष होती है उसके एडल्ट होने की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने हो सकती है तो 1 घंटा। तो लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि है वो अधिक से अधिक 1 घंटे के लिए हो सकती है। आगे बात करते हैं। संसद में स्थानांतरण प्रस्ताव जिसे हम एडजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं ये लाने का उद्देश्य
सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। तो एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वह न्यायिक समीक्षा से आपकी प्रतिबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? तो भारत की। तो संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल 0 आवर है वो किस देश की देन है? तो भारत की। संसद की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, क्वेश्चन आवर कहते हैं। तो संसद की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है वह आपका क्वेश्चन आवर होता है। क्लियर? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति को गठन कौन करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया, विधेयक के बारे में बताया, फिर साधारण विधेयक और मनी विधेयक में क्या अंतर है, इन चीज़ों को हमने समझा। फिर वोट ऑन अकाउंट पे हमने पढ़ा। फिर हमने आपके जो नॉमिनी होते हैं या फिर करो सरकार के जो सरकारी कामकाज होते हैं उनको चीज़ों को देखा। फिर हमने सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक के बारे में पढ़ा। फिर हमने भारत की जो संचित निधि है और भारित व्यय है उसके बारे में समझा। फिर हमने आपका जो चुनाव है, पहला चुनाव प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रपति द्वारा शेड्यूल है, कितने हमारे लोकसभा के सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें रिजर्व्ड हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। और लोकसभा से रिलेटेड या सदन से रिलेटेड हमारा जितना भी विषय वस्तु है संसद से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को भी मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया। तो आज के क्लास हमारी जो संसद था ये टॉपिक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस बनाते रहूं। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।